आज सुबह सुबह दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। नवंबर का महीना आ चुका है और सर्दियां अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए जाए। तो यार मैं टी शर्ट और पैंट पहन के रेडी हो गया था और आज तो यार मुझे काफी सारे काम करने थे। सबसे पहले तो मुझे कुछ नए इन्वेस्टर्स से मिलना था, फिर अपने नैनो वाले शोरूम की सेल्स को जाके चेक करना था जिसे मैंने पिछली बार ओपन किया था, और फिर अपने ट्रैक्टर शोरूम के लिए पेमेंट्स करके भी आना था। तो ये सारे काम करने के लिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और उसे लेके अपने घर से निकल पड़ता हूँ। पिछले कुछ टाइम से तो मैं स्कॉर्पियो एन चला रहा था, लेकिन जो बात ओरिजिनल स्कॉर्पियो में है वो किसी में नहीं है, इसीलिए मैं कितनी भी कार चला लूं, लेकिन जब भी मेरे पास पैसा आता है मैं सबसे पहले स्कॉर्पियो ही खरीदता हूँ। अब आधा घंटा ऐसा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं इन्वेस्टर के पास पहुंच जाता हूँ जहाँ पे मुझे मीटिंग करने की थी। मीटिंग तो वैसे जल्दी ही पूरी हो गई थी और इन्वेस्टर्स को मेरा प्लान भी पसंद आए थे, लेकिन जब मैं कैफे से बाहर निकल के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई जान पहचान का इंसान है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है और कोई नहीं बल्कि बेनी, जो कि रोड पे बैठा हुआ था। क्या हो गया मेरे साथ? बेनी को यहाँ पे देखने के बाद मैं काफी शॉक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी इस हालत में। तो मैं इसके पास तुरंत जाता हूँ और इससे पूछने लगता हूँ कि बेनी भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये सुन के मुझे बोलने लगता है, अबे मूसा तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतने दिनों के बाद? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना मूसा? मैंने सुना है इन दिनों तूने काफी बिजनेस खोल लिए हैं। ये सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू यहाँ पे ऐसे क्या कर रहा है? मेरा क्या, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, सब गया। क्या मतलब? मगर कैसे? अब तू तो जानता ही है मेरी वर्कशॉप ही मेरे लिए सब कुछ थी, पर पिछले साल पता नहीं कैसे मेरी वर्कशॉप पे भयानक आग लग गई। उसी वजह से मेरा सब कुछ जल के खाक हो गया। मेरे बीवी बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए और अब तो मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि बेनी के साथ ये सब जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। क्योंकि अगर पिछले साल का अगर आपको याद होगा तो मैंने गलतफहमी के चक्कर में आके बेनी की पूरी वर्कशॉप के अंदर आग लगा दी थी। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि ये गलतफहमी के चक्कर में बेनी रोड पे आ जाएगा, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं बेनी को बोलने लगता हूँ, बेनी भाई तुम फिक्र मत करो, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रह लो। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भाई तुम मेरे साथ रह सकते हो, चलो मैं तुम्हें घर पे लेके चलता हूँ। अब मैं अपने घर में बेनी को लेके आ गया था और वो मुझे बोल रहा था, मुझे अपने घर में पनाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं मैं ये तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे भाई ऐसी बातें मत करो, तुम इसे अपना ही घर समझ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई पर एक बात है भाई, मुझे संडास में फ्लश करना नहीं आता, चलेगा ना भाई? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई, ऑटोमेटिक फ्लश है ना, कोई इशू नहीं होगा, अभी मैं चलता हूँ। शुक्रिया भाई। अब वैसे रात हो गई थी और खाना वगैरह तो बेनी और मैंने बाहर ही खा लिया था और मुझे आ रही थी जोरों की नींद, तो इसलिए मैं सोने चला गया था। अब मैं तो अपने बेडरूम में मस्त मजे से सो रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं कच्ची कच्ची नींद में सोऊंगा तभी मुझे लगा कि मेरे रूम में कोई है, और मैं बिल्कुल सही था क्योंकि मेरे रूम में था बेनी। उसके हाथ में पेट्रोल से भरा हुआ कंटेनर था जो कि वो पूरे फ्लोर के ऊपर गिराया जा रहा था। वो मेरे बेडरूम में हर जगह पेट्रोल को डाल देता है और उसके बाद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। इस बात की मुझे जरा सी भनक नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और फिर वो सामने आके मुझे बोलने लगता है, आखिरकार ये हो गया। अब जाके मेरी नींद खुल जाती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं बेनी से पूछने लगता हूँ, अरे बेनी तू ये क्या कर रहा है भाई? अबे तुझे क्या लगा मूसा के बच्चे, मैं बेवकूफ हूँ। असल में मैं जानता हूँ कि तूने ही मेरी वर्कशॉप जलाई थी, तेरे वजह से मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, मेरी गाड़ी सब चले गई। बेनी भाई वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया था। तेरी गलतफहमी के वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब मैं तुझे जिंदा जला के तेरी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। और इतना बोल के बेनी रूम में आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरा रूम धुधु करके जलने लगता है और साथ ही मैं भी जलने लगता हूँ। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। बचाओ, अरे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, बचाओ। तभी मेरी आंख खुल जाती है और मुझे रियलाइज होता है कि एक बुरे सपने से ज्यादा और कुछ नहीं था। मैं और मेरा रूम सही सलामत था। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, तो इसलिए मैं फटाफट अपने रूम से भागते हुए निकलता हूँ और पहुंच जाता हूँ बेनी के पास, लेकिन वो बेचारा तो सोफे पे सो रहा था। शम्मा की छोड़ के चले गई, मेरे बच्चे हैं। अब भले ही मैंने जो देखा था वो एक बुरा सपना था, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया था इससे कि मैंने जो किया है वो काफी ज्यादा गलत किया है बेनी के साथ, और क्योंकि इसकी हालत का ये जिम्मेदार अब मैं ही हूँ तो इस गलती को अब मैं ही सुधारने वाला था। मैं बेनी के साथ जो जो गलत हुआ था वो सबको ठीक करने वाला था। तो इसलिए मैं अपना फोन निकालता हूँ और कुछ नंबर को डायल करने के बाद फाइनली अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाँ हेलो, हाउसिंग फाइनेंस से बोल रहे हैं, कल क्या अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह GT5 में इंडियन कार्स के साथ प्ले करना चाहते हो, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, बुलेरो, थार, XUV, टाटा की गाड़ियां, महिंद्रा की गाड़ियां, सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी GTIndiaMods.com पे। और अभी तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है दोस्तों, बाय वन गेट वन फ्री का। अगर आप एक मॉड परचेस करते हो तो दूसरा मॉड आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो अगर परचेस करूंगा तो मुझे इसके साथ कोई भी गाड़ी फ्री में मिल जाएंगी। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है दोस्तों, तो जल्दी से जाओ वेबसाइट पे B1G1 कोड यूज करो और अपने फेवरेट मॉड्स को परचेस करो। अब अगले दिन मैं अपनी गाड़ी में निकल पड़ता हूँ
प्रॉपर्टी डीलर वाले मैनेजर की तरफ। मेरा प्लान था कि मैं बेनी के लिए एक नई वर्कशॉप खरीदूं जहाँ पे वो अपना फिर से बिजनेस शुरू कर पाए रिस्टोरेशन और रिपेयर का, क्योंकि मैं इस गिल्ट में तो बिल्कुल भी जी नहीं सकता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई थी। तो फटाफट ड्राइव करके मैं उस हाउसिंग फाइनेंस वाले की तरफ पहुंच जाता हूँ और ये तो काफी बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे उसने मुझे गैरेज देखने के लिए बुलाया था। ये बिल्डिंग सिटी के एकदम बीचों बीच में थी और अगर बेनी की वर्कशॉप यहाँ पे ओपन हो जाती है तो उसका बिजनेस तो पहले दिन से ही बूम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कार्स मिल जाती है रिस्टोरेशन के लिए। अब मैंने बिल्डिंग की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और उसके बाद मैं गाड़ी से उतर के फटाफट अपने मैनेजर को फोन लगा लेता हूँ और वो मुझे बोलता है कि साहब नीचे वाले फ्लोर पे आ जाओ, और मैं उसकी बात मान के नीचे वाले फ्लोर पे चले जाता हूँ। और नीचे जाने के बाद मैनेजर मुझे वर्कशॉप दिखाना शुरू कर देता है। ये है सर इस जगह का सबसे बड़ा वर्कशॉप, जिसका नाम है मामा जिलेबी। 1800 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप है, कीमत है 85 लाख रुपए। नजुल वगैरह नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे पूरे। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं वर्कशॉप को खुद से चेक करना शुरू कर देता हूँ। वर्कशॉप बढ़िया तो थी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। यहाँ पे काफी घुटन महसूस हो रही थी, काफी छोटा एरिया लग रहा था और एकदम कंजक्शन महसूस हो रहा था। अब पूरे वर्कशॉप को देखने के बाद जब मैं मैनेजर के पास जाता हूँ तो मैनेजर मुझे बोलने लगता है, तो सर क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? यहाँ पे थोड़ी सी घुटन सी लग रही है भाई। ठीक है सर, अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत लोग हैं, मैं किसी को कॉल लगाता हूँ। हेलो, दूसरी जगह है क्या? हाँ आ जाओ भाई। इतना बोलने के बाद वो बंदा मुझे दूसरी वर्कशॉप दिखाने के लिए लेके चला जाता है। चलो भाई, अब अपन जाएंगे बापट नगर देखने के लिए। तो ये देखिए सर, ये है दूसरी वर्कशॉप, 2400 स्क्वायर फीट, 1.5 करोड़ रुपए। और आपको जो घुटन लग रही थी इसलिए हवा के लिए बहुत सारी जालियां भी है। अब पहले के मुकाबले ये वर्कशॉप ज्यादा अच्छी थी और ज्यादा बड़ी थी और ज्यादा एरी भी थी, लेकिन अभी भी इसमें मुझे कुछ कमी लग रही थी। तो क्या बोलते सर, 1.5 करोड़ में फाइनल करते हैं? लगे तो मैं आपको इस पे डिस्काउंट भी दूंगा। तो ये सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ये जगह तो अच्छी है, लेकिन यार वो थोड़ी सी वाइब मैच नहीं हो रही। तुम समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैं आपकी बात समझ तो रहा हूँ, आपको कुछ नया नया चाहिए। मैं रहमत नगर फोन लगाता हूँ। हेलो, बबलू भाई है क्या? अरे भाई तुम बबलू मैकेनिक को फोन लगा रहे हो? नहीं, ये फाइनेंस वाला है, 2 नंबर पे गाड़ी बेचता है। और अब वो मुझे तीसरी वर्कशॉप में ले आया था। ये देखिए सर, दुनिया का सबसे बड़ा गैरेज। ये जगह पहले सुगन मुनगंटीवार की हुआ करती थी। यहाँ पे हर एक चीज है जो एक प्रॉपर गैरेज के अंदर होना चाहिए। मात्र 5 करोड़ में 8000 स्क्वायर फीट। अब ये था वो वर्कशॉप जो मेरी हर चीज में फिट बैठ रहा था। जैसा गैरेज बहने को चाहिए बिल्कुल ये वैसा ही था। एकदम बड़ी और खुली जगह थी, किसी चीज की टेंशन नहीं थी और बिल्कुल सिटी के बीचों बीच की जगह थी। मैं इस वर्कशॉप को बाय कर लेता हूँ और बहने को यहाँ पे ले आता हूँ और उसे बोलता हूँ कि देख भाई ये वर्कशॉप मैंने तेरे लिए खरीदी है। वो वर्कशॉप को देख के तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मुझे बोलने लगता है, भाई मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, तूने मेरे लिए इतना बड़ा गैरेज खरीद लिया। अरे कोई बात नहीं भाई, इतना तो चलता ही है। मैं पर एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना भाई, क्या कहना चाहते हो? ये गैरेज तो बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पे गैरेज वाला सामान कहाँ है? और तू तो जानता है कि मेरे पास गैरेज का कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब बेनी जो कह रहा है उसकी बात में दम तो था, तो मैं उसे बोलता हूँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा का सारा सामान खरीद के ले आता हूँ। अब मैंने बेनी के लिए ऑर्डर कर लिए थे मल्टीपल वर्क स्टेशन और टूल्स, जो कि वर्कशॉप में बहुत ज्यादा काम में आने वाले थे। यहाँ पे काफी सारी कार साथ में रिस्टोर हो सकती थी और ये सारे के सारे नए नवेले इक्विपमेंट देखने के बाद बेनी बहुत खुश हो गया था। क्या बात है भाई, अब लग रहा है गैरेज कंप्लीट। वाह, ये तो मेरे काफी पसंद की चीजें हैं। यहाँ पे काम करने में तो काफी मजा आ जाएगा, सब कुछ एक नंबर। पर भाई एक और बात है जो मुझे तुझे बतानी है। हाँ बोलो ना भाई, क्या बात बोलनी है? भाई अभी मेरे पास सामान और वर्कशॉप तो है, पर एक और चीज की कमी है। और कौन सी चीज की कमी रह गई भाई? मुझे तो सब सही दिखाई दे रहा है, तुम बताओ। मेरे कस्टमर, मेरे ग्राहक, उन्हें मैं कैसे वापस लाऊंगा? पिछले 1 साल में मेरे काम को सब भूल गए हैं। शिट, अब क्या होगा? मैं नए कस्टमर्स कहाँ से लाऊंगा? अब बेनी की ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि नए नए कस्टमर्स लाना, वो भी रिस्टोरेशन के बिजनेस में, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और बबलू मैकेनिक को फोन करके बोलता हूँ कि तुम्हारे पास कोई अगर एक्स्ट्रा वर्क होगा तो वो मैं कर दूंगा या फिर मेरे बंदे कर देंगे। तुम अपने जो एक्स्ट्रा के वर्क वाले कार है वो यहाँ पे भेज दो। कुछ सवाल पूछने के बाद बबलू मैकेनिक मेरी बात मान जाते हैं और बबलू मैकेनिक ने अपने गैरेज में से 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पे भेज दिए थे, जिन पे रिस्टोरेशन या पेंटिंग डेंटिंग का वर्क करना था। ये सब देखने के बाद बेनी बोलने लगता है, बहुत शुक्रिया भाई, तूने मुझे 5 नए कस्टमर ला के दे दिए। अब तो इन कार को रिस्टोर करने में काफी मजा आएगा। चलो बढ़िया है भाई, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई। मुझे माफ करना भाई, पर दिक्कत अभी भी है। अब कौन सी दिक्कत बाकी रह गई भाई? भाई देखू तो पता है मेरा काम कैसा रहता है, एकदम बारीक। अब 1 हफ्ते में मैं सिर्फ 1 गाड़ी पे ही काम करता हूँ, तुझे पता है। अब तुम ही बताओ, मैं एक साथ 5 गाड़ियों को कैसे रिस्टोर कर पाऊंगा? इन सभी गाड़ियों को मुझे 1 हफ्ते में डिलीवर करना है, मुझसे ये कैसे होगा? तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? मुझे अपने पुराने वर्कर्स चाहिए भाई, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो मेरी फैमिली थी। ये सुनने के बाद मैं बेनी को बोलने लगता हूँ कि देखो भाई, वर्कर लाना फिलहाल तो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब वो कहाँ मिलेंगे, किधर मिलेंगे? मेरी ये बात सुनने के बाद बेनी एकदम उदास हो जाता है और मुझे बोलने लगता है क्या फायदा, इतना बड़ा गैरेज, इतने सारे कस्टमर
पर लाके मैं कोई काम का नहीं हूँ। इससे अच्छा तो मैं रास्ते पे पड़ा होता। अब तो बेनी कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि इसकी हालत के जिम्मेदार मैं ही था। तो मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और किसी तरह कांटेक्ट करके इसके सारे के सारे वर्कर्स को मैं बुला लेता हूँ। मेरी बच्ची, शुक्रिया शुक्रिया। और अब वर्कशॉप में बेनी के सारे वर्कर्स आ गए थे। एकदम ठीक से करना थोड़ा सा। नहीं, ठीक से। ये बहुत बढ़िया। सही है यार, कर रहा है। अबे देख चक्के कितने पतले। और ये सब लोग अब अपने अपने कामों पे लग गए थे और गाड़ियों पे काम शुरू हो चुका था। उसके बाद इसमें कर्टन से इसका इंजन लगा देते और सबसे पहले इसको खोल देते। और अब तो बेनी काफी ज्यादा खुश हो गया था। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे वापस अपने पुराने वर्कर लाके दे दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, बस तुम अपना काम करो और बिजनेस को बढ़िया चलाओ। मेरा बिजनेस तो अच्छा चलेगा ही, पर उसके बिना नहीं। पर उसका क्या? अरे भाई शांत हो जाओ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरा एक कार प्रोजेक्ट था जो जल गया था, क्या तू उसे वापस ले आएगा? उसकी ये बात सुनने के बाद मैं फौरन उस स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उसकी जली हुई गाड़ी हो सकती थी। पूरे स्क्रैप यार्ड में गाड़ी को ढूंढना तो इम्पॉसिबल था, तो मैं वहाँ के ओनर से पूछने लगता हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी है कि जो पिछले साल यहाँ पे जली हुई आई थी? तो वो मुझे बोलने लगता है, हाँ बच्ची, भाई आप जली हुई गाड़ी कहाँ पे रखते हो? तो वो मुझे बोलने लगता है, कबाड़ होना क्या पीछे पड़ा हुआ है, जाके देख ले। उसकी ये बात सुनते ही मैं स्क्रैप यार्ड के पीछे वाले एरिया में पूरी तरीके से छानना शुरू कर देता हूँ और बहुत सारी चेकिंग करने के बाद फाइनली मुझे वो चीज मिल जाती है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। फाइनली मुझे बेनी की प्रोजेक्ट कार मिल गई थी जो कि काफी बुरी तरीके से जली हुई थी। और वैसे ये तो कोई मामूली गाड़ी नहीं थी, ये थी टोयोटा की लैंड क्रूजर। ऐसे ही सेम लैंड क्रूजर को मैंने एक बार दुबई से चुराया था, लेकिन खैर मुझे बेनी की प्रोजेक्ट कार मिल गई है तो मैं फटाफट अपने दोस्त को इसे टो करने के लिए कॉल कर लेता हूँ और उसके ट्रक को यहाँ पे मैं बुला लेता हूँ। और फाइनली इस लैंड क्रूजर को मैं वर्कशॉप के अंदर ले आया था, जिसे देख के बेनी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो मुझे बोलने लगता है, अरे भाई ये तो वही है, ये गाड़ी वही है जिसे मैं बनाने वाला था। क्या तू जानता है, इस गाड़ी के पीछे मैंने 5 साल मेहनत की थी। मुझे लगा ये गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई। अब तू देखना इस लैंड क्रूजर को मैं कैसे पुराने से नया बनाता हूँ। और फिर बेनी इस गाड़ी पे काम करना शुरू कर देता है। गाड़ी 50% से ज्यादा भी जल चुकी थी, इसलिए इस पे काम करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बेनी ने हार नहीं मानी और आखिरकार बेनी ने पूरे 1 हफ्ते तक लगातार इस पे काम करके इस गाड़ी को बिल्कुल नए जैसा बना दिया था। और फाइनल रिजल्ट गाड़ी का काफी ज्यादा जबरदस्त आया था। बेनी ने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इस गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज कर दिया था। इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर, व्हील, सब कुछ इसने बदल के इस गाड़ी को प्रॉपर नया बना दिया था। और फिर वो मुझे बोलने लगता है, मैंने बोला था ना भाई, मैं तेरे होश उड़ा दूंगा और हमारी ऑडियंस की भी। हाँ भाई, होश तो उड़ ही गए हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त गाड़ी बनाई है तूने। भाई पर मैं ये तेरे बिना कभी नहीं कर पाता। भाई मेरे सारे सपने तेरी वजह से पूरे हुए। भाई कोई भी अपने दोस्त के लिए इतना नहीं करता जो तूने किया है। मेरी लैंड क्रूजर से लेकर मेरी वर्कशॉप वापस दिलाने तक सब तूने ही किया है और इसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने बोला बेनी को, ऐसी भाई कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता है ये सब तो। और क्योंकि अब सब सही हो गया है तो मुझे लगा कि मुझे बेनी को सब सही बता देना चाहिए। तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, बेनी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बोल लो भाई। वो तुम्हारी वर्कशॉप में जो आग लगी थी उसका जिम्मेदार मैं था, क्योंकि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब सब ठीक हो गया होगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ये क्या बोल रहा है तेरे वजह से मेरी बीवी भाग गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमने सीखा कि हमें गरम गरम पानी में ठंडे से नहाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले